सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले क्लास 12 के बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ईयर 23-24 में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ऐसी मज़ेदार सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं अभी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चैनल जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। कोई चिंता की बात नहीं है, पैसे रहो ना रहो, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलना चाहिए, ये आपका हक है। तो आपका क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं प्रथमेश आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट गाइस। सॉलिड स्टेट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो नए हैं बच्चे इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपका जो क्लास 12 का कंटेंट है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ अभी कुछ समय बाद 11th का एडमिशन प्रोसेस होने के बाद उसके भी एडमिशन प्रोसेस के भी वीडियो हमारे चैनल पे आएंगे। और साथ ही साथ एडमिशन प्रोसेस होने के बाद तुरंत हम क्लास 11 के लिए भी एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और गाइस, ये चैनल इतने तक नहीं रुकेगा, आपको एंट्रेंस में भी पूरी मदद करी जाएंगी। एंट्रेंस की लोग क्रैश कोर्स लेते हैं, हम कुछ 2-2.5 महीने के बाद, थोड़े चैप्टर्स होने के बाद उसकी स्लो बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आपको सक्सेस मिलना ही चाहिए। आपका सक्सेस मतलब हमारी फीस, आपको हमारी फीस इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस वापस करनी है। अभी आप स्टेट बोर्ड के बैच में हो, क्लास 12 के बैच में हो, आपको केमिस्ट्री और मैथ्स में 90 के ऊपर ही लाना है, 95 के ऊपर 100 लाना है, ताकि मेरी फीस जो है वो वापस की जाएगी आपके द्वारा। मतलब मुझे पैसों के माध्यम से फीस नहीं चाहिए, तो आपके मार्क्स के माध्यम से चाह रही। देखो, मैं पहले डे से बोल रहा हूँ आपको, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपके मार्क्स चाहिए, आपका सक्सेस चाहिए। तो समझ में आ रहा है? तो आपको बहुत थॉरली पढ़ना है, क्योंकि 12th है गाइस। 12th टर्निंग पॉइंट रहता है बोलते हैं, तो हाँ, 12th टर्निंग पॉइंट रहता है। और कोई भी भ्रम में नहीं रहे कि 12th का स्टेट बोर्ड का पढ़ाई नहीं करेंगे, हम एंट्रेंस का कर लेंगे तो निकाल लेंगे। नहीं बेटा, 12th का स्टेट बोर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप एंट्रेंस में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको फीलिंग आएंगी, आपको जो आपको पढ़ा रहे हैं सीधा एंट्रेंस, तो वो आपको फीलिंग देंगे कि आपको समझ रहा है। जब आप मॉक सॉल्व करोगे या फिर आप टेस्ट के दिन जाओगे कोई, तो फिर आपको पता चलेगा, अरे यार मेरे तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, अब क्या करें। तो इसीलिए स्टेट बोर्ड करना थॉरली 1-1.5 महीना स्टेट बोर्ड करेंगे स्टार्ट से, फिर उसके बाद हम एंट्रेंस की बैच लेंगे। तो चलो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो व्हाट आर सॉलिड, सबसे पहले जान लीजिए सॉलिड क्या है। सॉलिड क्या है? सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है हार्ड इन नेचर। कैसा है? सब्सटेंस हार्ड इन नेचर। सब्सटेंस हार्ड इन नेचर। कैसा है? हार्ड इन नेचर। सिर्फ हार्ड नहीं है, क्या है और हार्ड इन नेचर तो है, साथ ही साथ इट इज नॉट ए लिक्विड और गैस। मतलब इट इज नॉट ए लिक्विड, इट इज नॉट ए लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है, नॉट ए लिक्विड और नॉट अ गैस, और नॉट अ गैस। समझ में आ रहा है? मतलब सॉलिड क्या है? सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हार्ड तो है, हार्ड साथ ही साथ हार्ड होने से सिर्फ नहीं जमेगा, साथ ही साथ लिक्विड भी नहीं है और गैस भी नहीं है। समझ में आ रहा है? 9th में पढ़ी थी अपने डेफिनेशन, सॉलिड इज अ हार्ड सब्सटेंस विच इज नाइदर अ लिक्विड नॉर अ गैस। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, क्लास 12 पे हो आप। ये सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास 9th में आपने पढ़ा था, तो वो उसके सरलता से हम देखेंगे। बेसिक से हम हायर लेवल तक जाएंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा बेसिक तो नहीं लूँगा मैं, जितना टेक्स्ट बुक में आपको। और ये चैनल जो है ना गाइज, आपको टेक्स्ट बुक स्टिक ही पढ़ाने वाला है, टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं। मतलब जो इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक के बाहर का, हम वो एंट्रेंस बैच में लेंगे, एंट्रेंस केस में लेंगे। टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता है। केमिस्ट्री के लिए सीईटी में टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ भी नहीं आता है। आप स्टैम्प पेपर ला के देंगे, मैं वहाँ पे भी लिख के दूंगा कि स्टेट बोर्ड के बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो देखो, सॉलिड क्या है? सब्सटेंसेस दैट आर हार्ड इन नेचर और दे आर नॉट लिक्विड नॉर दे आर गैस। इतना समझ में आया? अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या बोलता है? दे हैव डेफिनाइट शेप, मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। देखो, अभी हार्ड सब्सटेंस बोला तो डेफिनाइट शेप तो रहेगा ही। अभी आप टेबल पे बैठे हो, जैसे मैं टेबल पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो टेबल क्या है? डेफिनाइट शेप का एक टेबल। आड़ा मोड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या है? डेफिनाइट शेप का टेबल है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे? हैविंग डेफिनाइट शेप,
एक ही मास है, उसको आज वर्जन कांटे पे डालो तो सेम वेट आएगा, बाद में आ जाएगा सेम मास आ जाएगा। तो कहना क्या है, सेम शेप मतलब डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट मास और डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट डेंसिटी। क्यों डेफिनाइट मास, डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट मास कैसे आया? आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मास अगर डेफिनाइट रहेगा, मास अगर कांस्टेंट रहेगा तो डेंसिटी भी इनडायरेक्टली कांस्टेंट ही रहेगी ना। क्या बात कर रहे हो, सही है? समझ में आ गया? इतना तो समझ में आया। कुछ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े ध्यान रखने हैं, कभी कभार पूछ लेते एग्जाम में। तो चलो ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये सबको आ जाता है। तो देखो, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर हार्ड इन नेचर, हार्ड एंड रिजिड। मोस्ट ऑफ द मतलब 99% ऑफ सॉलिड देखोगे तो हार्ड इन नेचर रहते हैं और रिजिड रहते हैं, मतलब आप उसको आड़ा मोड़ा नहीं कर सकते। समझ में आ गया इतना? तो देखो, द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड गैस। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड गैस। समझ में आ गया? फिर इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। देखो अब बात समझ लो, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर कंपाउंड कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं। लिक्विड में कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं। और गैस में कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं। तो देखो ना, ये सॉलिड है तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा दिख रही है ना। देखो ना कैसे लगे, ये ऐसे है, ऐसे बंधे हुए, ऐसे बंधे हुए है ना वो। और लिक्विड कैसे है? ऐसे है। गैस कैसे है? ऐसे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऐसे एकदम से जुड़े हुए हैं, मतलब साथ साथ जुड़े हुए, तो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी ना मेरे भाई। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा रहनी चाहिए, तो ज्यादा रहेगी इंटरमोलिकुलर फोर्स। और साथ ही साथ देखो हम क्या, और स्ट्रॉन्गर भी रहेगी। क्यों? क्योंकि एक साथ सबको जुड़ के रखा है। लिक्विड में थोड़ा दूर है, गैस में थोड़ा और दूर है, मतलब गैस में क्या बोलेंगे हम, निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। गैस के वो कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं है हमें, लेकिन एक चीज बता रहा हूं आपको, सॉलिड्स आर हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी देखेंगे दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कैसा मेल्टिंग पॉइंट है उनका? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सर बोलेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट कैसे क्या है? भाई डेफिनाइट मास है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, डेफिनाइट और ये है अपना डेंसिटी है, तो सब डेफिनाइट है, सब कांस्टेंट है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प निकलने वाला है। क्योंकि हमें रेशियो मतलब अप्रोक्स तो वैल्यू कहीं नहीं दिख रही है, तो सीधा सीधा लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 12th में गए आप, ये आना जरूरी है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी यहाँ से क्लास 12th का कंसेप्ट टोटली स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ध्यान देना है, पहले से भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि बेसिक से 7-8 मिनट मैंने बेसिक्स पढ़ा है आपको। कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सरलता से देंगे। केमिस्ट्री 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 सर 11th में हार्ड गया, 12th में क्या करेंगे? कोई टेंशन नहीं, मेरे पास है ना तुम पढ़ने। तो फिर अभी देखो, तो देखो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2। एक तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले ध्यान लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्या मतलब ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ? देखो, एक में डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न है, एक में इरेगुलरिटी इन दी पैटर्न है, मतलब एक में सरलता से स्ट्रेट 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 और एक में आड़े टेढ़े है। समझ में आया इतना? मतलब हिंदी में थोड़ा सा समझ में आया, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा 20% समझ में आया। बुक क्यों दी है भाई? 80% समझने के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, तो 20% समझा। अभी देखो आगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? होमोजीनियस सॉलिड है। होमोजीनियस सॉलिड मतलब देखो, होमोजीनियस से आपको डेफिनाइट भी पता चल रहा है, देखो नीचे ही वर्ड है, होमोजीनियस सॉलिड in which constituent particles are arranged in definite repeating pattern। definite repeating pattern मतलब कैसे बताओ? देखो, ठक 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 ठक, देखो फिर ये एकदम डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न, मतलब जैसे ऊपर का है वैसे ही नीचे का रहेगा। जैसे एक सरल लाइन में जा रहे हो तो स्ट्रेट लाइन एक ही तरह की, तो उसे क्या कहते हैं? डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न। तो हम क्या कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन? अ होमोजेनियस सॉलिड in which constituent particles are arranged in definite repeating pattern throughout the solid। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा फिर आड़ा टेढ़ा फिर वापस ये, फिर वो इरेगुलर शेप हो गया। अभी एक कंसिस्टेंट मतलब डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न का मतलब क्या होगा? थ्रू आउट द सॉलिड। अभी सॉलिड का शेप कैसा है? डेफिनाइट इन मास है,
डेफिनाइट है, डेफिनाइट मास है, डेफिनाइट वॉल्यूम है, डेफिनाइट डेंसिटी है। उसी तरह ये जो है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न थ्रू आउट द सॉलिड। मतलब सॉलिड जब तक खत्म नहीं होता है तब तक वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में ही रहेंगे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो, NaCl, डायमंड एक्सेट्रा, NaCl, डायमंड एक्सेट्रा। अभी एमॉर्फस सॉलिड, आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। एमॉर्फस सॉलिड तो समझ नहीं वाला है क्योंकि उसका एग्जैक्ट अपोजिट देख लो। एमॉर्फस सॉलिड क्या कहता है? एमॉर्फस सॉलिड अ सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड एंड डज नॉट हैव परफेक्ट ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। समझ में आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या था? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न थ्रू आउट द सॉलिड। और यहाँ एमॉर्फस सॉलिड में क्या लिखा है? द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर randomly arranged and are have irregularity in their order। irregularity है does not have perfect order structure बोल सकते हैं, या फिर irregularity in their order बोल सकते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो, रबर, ग्लास, प्लास्टिक एक्सेट्रा देख सकते हो ना आप। रबर कैसा भी करो आड़ा मोड़ा मोड़ जाता है, क्यों मोड़ता है, कैसे मोड़ता है, सब हम देखेंगे, आगे देखने ही वाले हैं अभी। तो देख लो, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, जैसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा, एमॉर्फस सॉलिड देखा, उनकी ये प्रॉपर्टीज है। और सेम हम पढ़ेंगे, जैसे क्रिस्टलाइन पढ़ा तो हमें एमॉर्फस इजीली समझ में आ गया, तो अब हम एनिसोट्रॉपी पढ़ेंगे तो आइसोट्रॉपी बहुत इजीली सरलता से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या बोल रहा मैं? द एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड टू शो different physical properties when measured in, देखो, ability of crystalline solid to show different, to change their physical properties when measured in different direction। हम बोल सकते हैं to show different physical properties when measured in different direction। अब एक बात समझ लो, ऐसे बहुत सी चीजें होती है, जैसे हमारे अमरावती में, मैं अमरावती से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे अमरावती में एक कोंडेश्वर मंदिर है। देखो, ऐसा मंदिर है, उसके चारों साइड ना ऐसे हाथी लगाए हैं। समझ लो एग्जाम्पल, आपको ये नहीं देखना कौन सी प्लेस है, क्या प्लेस है, सही है, आप विजिट कर सकते हो अमरावती में। कोंडेश्वर शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़ा, बहुत प्राचीन मंदिर है, जा सकते हो। तो देखो, ऐसा कुछ मंदिर में है ना, ऐसा गोल पूरे इधर ऐसे हाथी लगाया गया है, छोटे 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 हाथी है। तो वो ना, जब हम इस डायरेक्शन से कैलकुलेट करेंगे, मतलब राइट डायरेक्शन से जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो आ जाएंगे 108। कितने आ जाएंगे? 108 आ जाएंगे। एक बात बरोबर, मतलब एक डायरेक्शन से कैलकुलेट किए तो 108 आएंगे। तो आप बोलेंगे, अब मैं पूछ रहा हूँ आपको, इधर से कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ रहे हैं? आप तो गए नहीं, मैं गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। तो इधर से कैलकुलेट किया तो 109 आएंगे। सर ये क्या लोचा है, आप बोलेंगे? इसी को तो कहते हैं एनिसोट्रॉपी, इसी को कहते हैं एनिसोट्रॉपी। हमारे रियल लाइफ एग्जांपल से हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, ताकि बहुत इजी और बहुत सरलता से हमें समझ में आएगा। देखो, इधर से गए तो 108 और इधर से गए तो 109, मतलब क्या है सर ये लोचा? एक बात बताता हूँ, देखो, मतलब राइट से गए तो 108, लेफ्ट से गए तो 109। इसका मतलब ये है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, वो डायरेक्शन जैसे चेंज हुई वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड की बात नहीं चल रही है यहाँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड टू शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब देखो, to change physical property when measured in different direction, to change their physical property। या हो रहा है ना, राइट से किया तो 108 आ रहा है और लेफ्ट से किया तो 109 आ रहा है। तो क्या है ये? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होंगी वैसे वैसे क्या होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। सही है? तो एनिसोट्रॉपी समझ में आ गया। क्या है एनिसोट्रॉपी फिर? द एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी when measured in different direction, when measured in different direction। मैं जो बोल रहा हूँ डेफिनेशन वो भी आप लिख सकते हो, और या फिर सरलता से मैं जो लेक्चर में डेफिनेशन लिया वो भी आप पढ़ सकते हो, बहुत सरल है। द एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड टू चेंज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी। परफेक्ट, एकदम। आगे बढ़े, और ये बात ध्यान रखना है, एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड
इस पे ना आपको एंट्रेंस में भी क्वेश्चन देखने मिलेगा। हम थोड़ा थोड़ा जो हम बता सकते हैं एंट्रेंस के बारे में, यहाँ पे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम बता देंगे, ताकि आपको उस पे ज्यादा भर देना है। तो देखो एनिसोट्रॉपी क्या है, एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी एनिसोट्रॉपी देख लिया सर, अभी वैसे ही आइसोट्रॉपी, जैसे हमने क्रिस्टलाइन देखा तो एमोर्फस देख लिया था। बहुत धीरे धीरे लेंगे हम, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ना कि सिर्फ सिलेबस क्लियर करना है। सिलेबस क्लियर करने बैठेंगे तो 2-2.5 महीने में मैं इजीली सिलेबस क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और वो लॉन्ग टाइम तक याद रखना है, इसीलिए हम करेंगे। और मैं वादा करता हूँ दिसंबर के पहले पहले आपको आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलो अब देखते हैं एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी का मतलब क्या, जैसे देखा था हमने एनिसोट्रॉपी क्या है, द एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैसे ही जो आइसोट्रॉपी है, आइसोट्रॉपी क्या है, द एबिलिटी ऑफ द एमोर्फस सॉलिड, द एबिलिटी ऑफ द एमोर्फस सॉलिड। इस पे भी क्वेश्चन बनता है एंट्रेंस में। समझ में आ रहा है, एबिलिटी ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो एबिलिटी ऑफ एमोर्फस सॉलिड देख लिया हमने। अभी हम देखते हैं क्या है आइसोट्रॉपी। 1 मिनट मैं इसे इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। एनिसोट्रॉपी क्या है, कैसे किसे बोलते हैं हम, वो देखते हैं। तो देखो एनिसोट्रॉपी इतना तो पता चल गया हमें कि इट इज एन एबिलिटी ऑफ द, किसकी एबिलिटी है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द एमोर्फस सॉलिड। द एबिलिटी ऑफ एमोर्फस सॉलिड, इसका मतलब क्या है, टू शो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। एनिसोट्रॉपी क्या था, टू शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। और एनिसोट्रॉपी क्या है, टू शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। टू शो आइडेंटिकल, सेम बोले या आइडेंटिकल बोले, वन एट द सेम थिंग। Identical physical properties when measured in different direction is called as anisotropy। अभी इसका एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल्स तो बहुत है, रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो घड़ी 12, 6, 3, ये आ जाएगा 9। गाइस ड्राइंग थोड़ी समझ लेना, हंसना बिल्कुल नहीं, कमेंट सेक्शन भर नहीं देना हंसने से। ड्राइंग की तरह निकालता हूँ मैं, ना कि आर्टिस्ट हूँ। टीचर हूँ, टीचर की तरह निकालता हूँ ड्राइंग, ध्यान में रखना, हंसना नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वैसे डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे। देखो जब हम ऐसा करते हैं, अरे क्या बन गया, अरे क्लॉक बना रहा हूँ मैं, हाँ ऐसा बन गया। देखो 12, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9। अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी एक बात समझ लो, काउंट कीजिए यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हैं यहाँ, 12 है। समझ में आ गया। वैसे भी कैलकुलेट सकता था, लेकिन मैंने बोला कैलकुलेट कर देते हैं, क्या होता है। तो देखो 1 मिनट इसे थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, और ये जो है ना पुरानी, इसे निकाल देता हूँ। ये मेरी इज्जत का फालूदा कर रहा है, इतनी बेकार ड्राइंग। हाँ तो परफेक्ट है। देखो आपने राइट डायरेक्शन से कैलकुलेट किया तो 12 नंबर आ रहे हैं, और अब जब हम लेफ्ट डायरेक्शन से कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन ऐसा नहीं, 1 मिनट, हाँ ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो भी 12 ही आएंगे। यहाँ समझ में आ रहा है, तो भी कौन से आएंगे, तो भी 12 ही नंबर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि राइट डायरेक्शन से कैलकुलेट कीजिए तो भी 12, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी, और लेफ्ट डायरेक्शन से कैलकुलेट कीजिए तो भी 12, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी। हम डायरेक्टली कह सकते हैं आइसोट्रॉपी इज द एबिलिटी ऑफ द एमोर्फस सॉलिड टू शो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। शोज आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। समझ में आ गया इतना परफेक्ट। इसे डब्बा कर दूं, एबिलिटी ऑफ एमोर्फस सॉलिड, एनिसोट्रॉपी एबिलिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, और आइसोट्रॉपी एबिलिटी ऑफ द एमोर्फस सॉलिड। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देख लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। बहुत मतलब हॉट क्वेश्चन है यहाँ का, आता ही आता है पेपर में। इस चैप्टर से डिफरेंशिएट बोला तो यही है, दूसरा डिफरेंशिएट पूछती नहीं। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन
डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरलता से मैंने बना के रखा है आपके लिए डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड साइमल्टेनियसली वन बाय वन देखेंगे, पहले एक क्रिस्टलाइन का एक एमॉर्फस का, ताकि आपको जो है ना एक ही इधर का याद करना है, दूसरा तो अपोजिट है। जैसे मैंने आपको क्रिस्टलाइन एमॉर्फस एनिसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी पढ़ाया वैसे उसी तरह। तो देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न। या क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज आर रैंडमली अरेंज। देखो गाइस अभी रुकेंगे नहीं, अभी ये हमें समझ में आ गया है। तो हमने पिछले 20 मिनट में हमने सिर्फ चार कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस वो तो उसकी प्रॉपर्टी थी तो वो देख लिए, तो क्योंकि सरलता से पढ़ना है हमें, और जो चीज़ हमें आती है वहीं रुकेंगे नहीं, वहाँ टाइम पास नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? वहाँ बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे। और जो चीज़ हमें नहीं आती है ना वहाँ कंप्लीटली मतलब टाइम पास नहीं करेंगे, हम पूरा टाइम ही वहाँ छोड़ देंगे, पूरा वो समझ ही लेंगे, उसी के बाद वहाँ से उठेंगे। समझ में आ रहा है? देखो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये भी हमने देखा था ना भाई, देखो ना सॉलिड में देखा था ना, कैसे बात कर रहे हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो शार्प मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ना क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट है तो एमॉर्फस में तो नहीं होगा, अपोजिट है एग्जैक्टली। तो देखो दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ जगह है अच्छी। तो यहाँ देखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये जो है ना रेंज इसकी ये बढ़ती जाती है और ये बहुत दूर तक चलती है। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब एमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, देखो डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न तो रहता नहीं है, कहीं के कहीं चला जाता है और जल्द से जल्द वो ना नीचे हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, ज़्यादा दूर नहीं चलता है। दैट्स इट, ये इतना ही चलता है और ये बहुत दूर चलता है, ये बहुत दूर जाता है और ये नहीं जाता, इसलिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज है उसकी रेंज क्या है, बहुत बड़ी रेंज है, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और एमॉर्फस सॉलिड की कैसी रेंज है, शॉर्ट रेंज है, इसीलिए उसे हम कहते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। समझ में आ गया? तो देखो ये हो गया एग्जाम्पल, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। अभी देखते हैं आइसोमॉर्फस सब्सटेंस क्या है। सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप, एमॉर्फस पढ़ा दिया, आइसोट्रोपी एनिसोट्रोपी, हाँ पढ़ेंगे, सब है सिलेबस में जो है वो पढ़ना ही है हमें, उसका तो पीछा नहीं छूट सकते ना, हम क्या करें। एक बात कर सकते हैं, सरलता से पढ़ सकते हैं ताकि बहुत टाइम तक याद रहे। थोड़ी सी मेहनत करोगे उस पर, मतलब मेहनत इन द सेंस ऐसा नहीं कि दूसरे कुछ रेफरेंस बुक से पढ़ लो, ऐसे बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ जो मैंने दिया है उसे थोड़ा पढ़ लो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम पढ़ लेना है आपको, और टेक्स्ट बुक को स्टिक रहना है। टेक्स्ट बुक को छोड़ के कुछ भी नहीं आता है मेरे भाई, एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आता है। तो चलो अभी देखते हैं डिफाइन आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। ये क्यों सर बोल रहे हैं बीच बीच में, क्यों मैं हमको गाइडेंस दे रहे बोल रहे हो, पहला लेक्चर है, आपको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोटिवेशन पूरा साल भर चलने वाला है आपका, सीधा मई महीने में, मई जून तक चलेगा, एंट्रेंस तक। वो मोटिवेशन हमें ख़त्म नहीं करना, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है आप सभी को, सही है। इस चैनल आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको पूरा मतलब जो आपका माइंडसेट बनाना है क्लास 12th में टॉप करने के लिए, वो ये चैनल आपका पूरा माइंडसेट बना लेगा। इसीलिए पहला लेक्चर ऐसा हो रहा है, ऐसा मतलब कुछ गंदा नहीं हो रहा है, हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, मोटिवेट करने की क्षमता रख रहे हैं हम में, इसीलिए हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम पढ़ा भी रहे हैं आपको। भी आगे के कुछ लेक्चर से हम बहुत सरलता से पढ़ेंगे, क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाएंगे ना 12th के सिलेबस के लिए, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो देखो डिफाइन आइसोमॉर्फस सब्सटेंस, क्या है आइसोमॉर्फस सब्सटेंस जान लेते हैं। Two or more substance having same crystal structure is called as isomorphous substance। क्या बोल रहा है, two or more substance having same crystal structure, क्या having same crystal structure are called as isomorphous substance। एकदम परफेक्ट। जानना है अभी क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से जानना है सबको कि क्या है आइसोमॉर्फस सब्सटेंस और क्या नहीं। तो देखिए two or more substance having same crystal structure are called as isomorphous substance। तो एग्जाम्पल दिखाओ आपको, एग्जाम्पल देख लीजिए, NaF
एंड MgO, क्या NaF एंड MgO। अब आप बोलेंगे सर यहाँ सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का है, एक मिनट अभी बता देता हूँ आपको सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ कि हैविंग सेम रेशियो, क्या है, सेम रेशियो ऑफ एटम, हैविंग सेम रेशियो ऑफ एटम्स, क्या है, हैविंग सेम रेशियोज ऑफ, अरे क्या बोल दिया, एक मिनट गाइस, थोड़ा ये स्पेलिंग रॉन्ग ही गया, सेम रेशियो ऑफ एटम्स, हाँ सेम रेशियो ऑफ एटम्स। तो यहाँ देखो सेम रेशियो कैसे क्या निकालेंगे हम, देखो Na का कितना रेशियो है, कितने एटम्स है Na के, एक, रेशियो बोला तो बीच में रेशियो साइन, और F के कितने हैं, एक, और साथ ही साथ एंड MgO, NaF के बीच में नहीं निकालना है, NaF एंड MgO एग्जाम्पल है, देख लो यहाँ Mg का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 1, क्या समझे फिर हम, देखो एक मिनट क्या हो रहा है रे गाइस, एक मिनट ये थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, या थोड़ा अभी कैसा है ना, ये अपडेट हो रहा है हम धीरे धीरे सिस्टम के साथ, तो 2-3 लेक्चर आपको ऐसा देखने मिलेगा, बाद में तो फिर एकदम ज़बरदस्त देखने मिलेगा। तो देखो 1 मतलब ये देखो यहाँ और यहाँ क्या है, सेम रेशियो है, सेम रेशियो ऑफ एटम हम बोल सकते हैं ना, सेम रेशियो, क्या या सेम रेशियो ऑफ एटम, सेम रेशियो ऑफ एटम्स है, इसका मतलब क्या है, ये आइसोमॉर्फस सब्सटेंस है ना, फिर then we can say that NaF and MgO are the isomorphous substance, क्या है NaF and MgO, NaF and MgO क्या है, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस है। अभी हमने तो परंपरा कराई दी है ना ये चैप्टर में, क्रिस्टलाइन द अमॉर्फस अपोजिट, एनिसोट्रोपी तो आइसोट्रोपी अपोजिट, अभी आइसोमॉर्फस सब्सटेंस है तो पॉलीमॉर्फस देखेंगे, क्या पॉलीमॉर्फस उसका अपोजिट क्या है देख लीजिए, मैंने नहीं किया गाइस, चैप्टर में वैसे ही दिया है, ये कोइंसिडेंस हो गया कि मैंने भी वैसे ही पढ़ा और चैप्टर में भी वैसे ही है, क्या करूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस, डिफाइन पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस, क्या है पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस, पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस मतलब क्या, सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 or more different forms, that exist in 2 or more different forms is called as polymorphous substance। क्या है polymorphous substance, ऐसा सिंगल सब्सटेंस जो 2-3 दूसरे सब्सटेंस दूसरे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है भाई कार्बन, एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 फॉर्म्स, कौन सा, कार्बन 3 फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, कार्बन कैल्यूट्रप्स, गाइस डायमंड, पहला देख लिया हमने, पहला क्या है डायमंड, अभी दूसरा क्या हम क्या लिखेंगे यहाँ, ग्राफाइट, क्या लिखेंगे ग्राफाइट, दूसरा क्या है ग्राफाइट, और तीसरा क्या है, तीसरा फ्लोरेंस है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस कहते हैं हम, तो फ्लोरेंस फ्लोरेंस लिखा तो भी चाहे समझ, फ्लोरेंस समझ में आ गया। अभी क्या है फिर पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस, पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो सिंगल सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस है विच एग्जिस्ट इन 2 or more different forms, which exist in 2 or more different forms is called as polymorphous substance। समझ में आ गया बहुत सरलता से, ऐसा सब्सटेंस मतलब ऐसा एकमात्र सब्सटेंस नहीं, ऐसा एक सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस। तो आगे बढ़ते हैं अभी, तो अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि पूरा क्लासिफिकेशन, वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ही बेसिस पे है, दैट इज ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन बुक में भी नहीं लिखा है ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम यहाँ लिखेंगे। तो 4 टाइप में क्लासीफाई किया है, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, और चौथा जो रहेगा वो है मेटालिक सॉलिड। सबको हम बहुत सरलता से देखेंगे आगे। तो इतना समझ में आ गया, क्लासिफाइड दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन सी 4 कैटेगरीज ने बोलेंगे, 4 टाइप्स बोलेंगे सीधा सीधा। एक सबसे पहला रहेगा आयोनिक सॉलिड, सेकंड रहेगा कोवेलेंट, सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, सीक्वेंस ऊपर नीचे रहा तो चलता मेरे भाई, आयोनिक सॉलिड, फिर सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। बहुत ना एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, कोवेलेंट भी दिया जाता है, कभी कभी कोवेलेंट की जगह नेटवर्क दे देता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हमने यहाँ लिखा कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, और चौथा जो है मेटालिक सॉलिड। समझ में आ गया।
देखो अभी सबसे पहले देखेंगे आयोनिक सॉलिड, नाम में लिखा है आयंस, आयोनिक, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज आयन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज आयन, दैट इज कटायन एंड अनायन, दैट इज क्या बोलेंगे हम? दैट इज कटायन एंड अनायन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज आयन, दैट इज कटायन एंड अनायन। सेकंड क्या देखेंगे? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी देखो आयोनिक सॉलिड दे हैव चार्ज आयन, चार्ज आयन किसने रहते हैं? Na प्लस, कटायन एंड अनायन। समझ में आया क्या आपको? अभी देखते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा था। हाँ परफेक्ट। तो अभी देखेंगे दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। थर्ड पॉइंट क्या है? दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये ना हमने पॉइंट वाइज लिख के दिया है आपको ताकि बहुत सरलता से आप पढ़ सकते हो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर चार्ज आयन। सेकंड रहेगा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड रहेगा दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। कैसे रहेंगे वो? दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। अभी फोर्थ पॉइंट देखेंगे, ये जो है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया था? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बरोबर है ना? तो ये पॉइंट आना बहुत लाजमी है। होल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे आर होल्ड बाय मतलब these ions, और बोलेंगे particles of ionic solid, that is ions are hold by electrostatic force of attraction। किससे? वो एक जुड़ में पकड़ के रखे हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी देखते, और यहाँ ना एक आप बोलेंगे आयंस है सर, आयंस में तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास ही रहती है, पास ही होती है। नहीं, आयनिक सॉलिड में देखो जब सॉलिड स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट देखो समझ में आया? नॉन कंडक्ट्स इन सॉलिड, एक मिनट, हाँ, नॉन कंडक्ट्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन डिसॉल्व स्टेट। इसका मतलब क्या है? जब वो खुला डालेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम NaCl, NaCl का एग्जांपल नहीं ले सकते यहाँ, समझ लो, मैं सरलता से बताता हूँ आपको। देखो जब ये ऐसा है, ये क्या है? ये सॉलिड स्टेट में सॉलिड, और ये इसको ही पिघला के ये क्या कर दिया यहाँ, ये यहाँ कर दिया लिक्विड स्टेट में। तो समझ में आया? सॉलिड में किया, ये लिक्विड में किया। तो देखो सॉलिड में कौन सा पार्टिकल रहा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, नॉन कंडक्टर, मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट व्हेन इट इज इन लिक्विड स्टेट और इन डिसॉल्व स्टेट, डिसॉल्व स्टेट बोलेंगे हम या लिक्विड स्टेट बोलेंगे, जब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करेंगे, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो समझ में आया? क्रिस्टल आयोनिक सॉलिड का एक फंडा की रिमेन्स नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन डिसॉल्व स्टेट। ये पॉइंट तगड़ा है, दो पॉइंट तगड़े हैं, एक ये और ये। फोर्थ और फिफ्थ नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो NaCl, KCl। NaCl और KCl एग्जाम्पल क्यों आया? क्योंकि आयोनिक सॉलिड है। NaCl के तो सीधे आयंस पड़ते हैं गाइस, Na प्लस प्लस Cl निगेटिव। तो देखो NaCl वैसे ही सॉलिड स्टेट में अगर आपने डाला तो वो रिमेन्स, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और जब उसे डिसॉल्व स्टेट में हम डालेंगे तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और व्हेन इट इज इन सॉलिड स्टेट इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी दो दिए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना तो भी करेंगे पेपर में। डिफाइन आयनिक सॉलिड, मतलब डिफाइन नहीं बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड, एक्सप्लेन आयनिक सॉलिड इन ब्रीफली, तो ये कुछ लिख देना है आपको। अभी देखते हैं सेकंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड? मॉलिक्यूल नाम से पता चल रहा है, जैसे आयनिक सॉलिड में नाम से पता चल रहा था, आयनिक सॉलिड मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अभी देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? मॉलिक्यूल्स है। इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ वो पॉइंट आना जरूरी है। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल रहा है? वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप बोलेंगे सर कौन से वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगे मॉलिक्यूलर सॉलिड पे? देखते हैं। देखो दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या है वो? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। साथ ही साथ लंडन फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया? कौन से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? एक तो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, एक तो फिर लंडन फोर्स आ जाएगा, और एक आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया? ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है।
फिर देखते हैं इन पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सही है, मतलब पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत सरलता से समझ में आए। तो देखो, इन पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है ना, पोल्स बनते हैं ना। अरे देखो ना गाइज, HCl H प्लस Cl नेगेटिव, देखो ना पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल बन रहा है ना, इसका मतलब क्या है, वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो देखो यहाँ लिखेंगे इन नॉन पोलर सॉलिड HCl डाइपोल मूवमेंट। पहले पोलर में क्या आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। पोलर कंपाउंड में क्या आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। अभी नॉन पोलर कंपाउंड देख लेते हैं हम। नॉन पोलर सॉलिड लाइक H2, ये ऐसा नहीं है गाइस, एक मिनट, ये हम यहाँ ऊपर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये ऐसा है H2 मतलब हाइड्रोजन, समझ में आ गया। हैज लंडन फोर्स, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, सबके एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ, तो एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल आ जाएगा आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। मेरी तरफ देखो, पेन छोड़ दो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद सेकंड आ जाएगा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड आ जाएगा इन पोलर और मॉलिक्यूल लाइक HCl डाइपोल मूवमेंट। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2 क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन फोर्स आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड क्या बोलते हैं, कोवलेंट सॉलिड का क्या है, कोवलेंट सॉलिड को किसको बोलते हैं हम, कोवलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द कोवलेंट सॉलिड, और क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब ब्रीफली द नेटवर्क सॉलिड। तो देखो क्या बोलेंगे हम, कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट बॉन्ड का एटम्स को कंबाइन करता है। कोवलेंट बॉन्ड किसे लिंक करता है, एटम्स को लिंक करता है। तो हम क्या बोलेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स। नाम से हमें देखना है क्या है क्या नहीं, सब तो रटा नहीं जा सकता, समझ के ही करना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा सरलता से करेंगे ताकि ना जो आपकी पढ़ाई है ना वो लास्ट तक ऐसे बढ़नी नहीं चाहिए, छोटी कम होनी चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट तक आपको ना रिलैक्स फील हो जाए कि हाँ मैंने पूरा सिलेबस किया और नाउ आई एम कॉन्फिडेंट टू गिव एग्जाम, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट टू ओवरकम दी एग्जाम। समझ में आ गया। देखो एटम्स आर लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे हमने क्लासिफिकेशन किया। तो पहला पॉइंट आ गया कि क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम। सेकंड देखा कि एटम्स आर लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड देखेंगे एज अ रिजल्ट रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म्स जायंट मॉलिक्यूल। उसके बाद थर्ड क्या बोलेंगे, दे आर वेरी हार्ड। कैसा है वो बहुत हार्ड है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल डायमंड। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे उसका, एग्जाम्पल डायमंड। डायमंड क्या है भाई, हार्डेस्ट एलिमेंट, हार्डेस्ट कंपाउंड ऑन अर्थ। क्या है, हार्डेस्ट कंपाउंड ऑन अर्थ है। क्या डायमंड एक हार्डेस्ट कंपाउंड है, जिसके भी हाथ में दिखा गले में दिखा ना पूरा मतलब ना हार्डेस्ट कंपाउंड है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड किसे कहते हैं हम, देखो मेटालिक सॉलिड आप बोलोगे सर नाम से कैसे क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखिए बताता हूँ। फॉर्म्ड बाय एटम्स ऑफ सेम मेटालिक कैरेक्टर, सेम मेटालिक एलिमेंट बोले सेम मेटालिक कैरेक्टर बोले, अब कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगा ना, एग्जैक्टली सेम तो नहीं रहेगा। तो मेटालिक सॉलिड पे क्या बोलेगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स ऑफ सेम मेटालिक कैरेक्टर बोल सकते हैं या फिर सेम मेटालिक एलिमेंट बोल सकते हैं। They are held by metallic bond, that is attraction between cations and mobile electron, तो in solid metal ions is floating in the sea of electron। क्या metals ions are floating in the sea of electron, they are malleable and ductile। देखो ना metallic solid है मतलब क्या, कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मेटल जैसे, they are malleable and ductile। इन सॉलिड मेटल आयंस इज फ्लोटिंग इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोटिंग इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, देखो इन सॉलिड मेटल ये जो है ना पूरा इलेक्ट्रॉन है भरा,
पूरा इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसे, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अभी ये हो गया। तो इसमें देखो ना, इसमें मेटल क्या है, ये यहाँ लिखता हूँ मैं, मेटल। मेटल क्या है, मेटल एक पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है, जैसे कि Na+, K+, समझ में आ गया। तो इसमें ना सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या है, मेटल आयंस फ्लोट होते हैं। जैसे कि ये एक कलर डिफरेंट से लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझने में बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्या है, इतने बड़े समंदर, इतने बड़े इलेक्ट्रॉन के समंदर में मेटल्स जो है, मेटल आयंस जो है वो फ्लोट होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं इन सॉलिड मेटल, मेटल आयंस इज फ्लोटिंग इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ है, दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। क्यों मेलिएबल एंड डक्टाइल, गाइस मेटालिक सॉलिड है, प्रॉपर्टीज उसकी मेटल जैसे रहेंगी, ये तो हमने पहले ही बता दिया। तो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बीटन, नहीं, टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, मेलिएबल। और डक्टाइल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। एग्जांपल समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। और तो गाइस देखो ये कुछ देख लेते हैं हम, कंपैरिजन देख लेते हैं सबका। आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आता है मेटालिक सॉलिड। तो इसके एग्जांपल देखो, यूनिट सेल पार्टिकल्स क्या है, इसमें कटायंस एंड अनायंस। आयोनिक सॉलिड में हमने देखा ना चार्ज आयंस, दैट इज कटायंस एंड अनायंस। आप एग्जाम में चार्ज आयन भी लिख सकते हो, कटायंस या अनायंस कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब कटायंस एंड अनायंस साथ में लिखना है, या तो फिर चार्ज आयन लिखना है। देखो आयनिक सॉलिड में क्या है, कोवलेंटली बॉन्ड, आयनिक सॉलिड में कटायंस एंड अनायंस। कोवलेंट सॉलिड में क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। हमने देखा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, तो यहाँ लिखा है कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड में मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सीधा हम लिख सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक वो उसके बाद का क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल्स का, तो हम सीधा लिख सकते हैं फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, कोई टेंशन नहीं है। फिर मेटालिक सॉलिड, मेटल आयंस और फ्लोटिंग इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने देख लिया। यहाँ क्या लिखेंगे हम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स ऑफ सेम मेटालिक एलिमेंट लिख सकते हैं, या तो फिर सेम मेटालिक कैरेक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद देखो सेकंड, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इसी के बेसिस पे मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोल सकते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बोल सकते। तो इसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, सही है, इसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया। तो ये तो लाजमी बात है कि ये तो आना ही चाहिए। देखो आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमने दिखा था वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब लंडन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मेटेलिक में मेटेलिक बॉन्ड अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्यों मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोला, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, बात समझ में आ रही। देखो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, एक मिनट पेन नहीं चल रहा है, फिर से एक मिनट, हाँ चल गया। मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन। क्या, फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गया। तो उसके बीच में अब थर्ड देखते हैं, हार्डनेस कैसा, हार्ड एंड ब्रिटल, वेरी हार्ड, सॉफ्ट एंड वेरिएबल फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। कैसे, मेटल अगर सॉफ्ट रहा तो उसका मेटालिक जो सॉलिड है वो भी सॉफ्ट रहेगा, और मेटल हार्ड रहा तो उसका मेटालिक सॉलिड है जो वो भी कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा। समझ में आ गया। फिर देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखो हाई है, लो है और वाइड रेंज है। क्यों वाइड रेंज है मेटालिक में, क्योंकि मेटल्स किसी का कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। इट टोटली डिपेंड ऑन मेटल। मैंने तो पहले ही बता दिया आपको यहाँ कि मेटालिक सॉलिड टोटली डिपेंड ऑन मेटल्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ देख लीजिए। फिर हम देखते हैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये हमने वहाँ नहीं देखा क्योंकि वहाँ हमें ब्रीफ में लिखना है, तो ज़्यादा दिमाग को टेंशन देना सही नहीं है, लेकिन ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आया थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पिछले 10 साल में, 10-15 साल में तो क्वेश्चन नहीं आया। देखो पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट एंड गुड कंडक्ट्स व्हेन डिसॉल्व्ड स्टेट, ये भी हमने देख लिया। वाह वाह।
अभी देखो पुअर कंडक्टर से कोवेलेंट, लेकिन एक्सेप्शन है कुछ कुछ, जैसे कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ग्रेफाइट बैटरीज में यूज रहता है, नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है। तो मैं लाल पॉइंट से, लाल कलर से यहाँ मार्क कर देता हूँ कि एक्सेप्शन, क्योंकि केमिस्ट्री है, एंट्रेंस में आपको एक्सेप्शन ही पूछते हैं। मैंने जैसे कि आपको बता थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का स्टेट बोर्ड में नहीं आता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में लिखना पड़ता है। कौन छोटा सा पॉइंट पूछेगा और 1-2 मार्क दे देगा। एंट्रेंस में पूरा मतलब एक्सेप्शन। तो ये लिख देता हूँ एक्सेप्शन। देखो डब्बा बना दिया, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, अरे हाँ एकदम परफेक्ट। अभी देखते हैं, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। मॉलिक्यूलर सॉलिड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड भाई? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटेलिक सॉलिड हमने तो देखा भाई मेटल पे डिपेंड करता है। मेटल्स क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटालिक सॉलिड क्या रहेगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल देखिए, हमने NaCl KCl लिखा था तो CaF एक एग्जाम्पल आपको और मिल गया। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल उतने कैसा है ना, ये टेक्स्ट बुक का कंटेंट है पूरा। टेक्स्ट बुक में जो जो एग्जाम्पल है वो आपको एंट्रेंस में पूछने की बहुत बहुत संभावना रहती है। तो हमारे एंट्रेंस के भी कुछ कुछ टॉपिक यहाँ क्लियर हो जाता है, क्योंकि टॉपिक क्लियर करने से कुछ नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ये टेक्स्ट बुक का जो स्टफ है वो आपको ध्यान में आएगा, सही से समझ में आ गया। तो देखो डायमंड एंड सिलिका। मॉलिक्यूलर सॉलिड का देखो आइस, हमने देखा था आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ बेंजोइक एसिड आ गया। यहाँ हमने डायमंड देखा था तो सिलिका आ गया। फिर यहाँ देखो NaMgCuNeU, क्यों? अरे मेटालिक सॉलिड है, टोटली डिपेंड्स ऑन मेटल बोला ना, समझ में आ गया, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो लैटिस स्ट्रक्चर, तो यहाँ तक हमने आज पढ़ा। ये जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो हम कल देखेंगे। तो आज देखो गाइस, आज पहला लेक्चर था तो मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया। 50 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, 47-48 मिनट का। तो बहुत सरलता से मैंने आपको पढ़ाया, बहुत समझ में आया। तो गाइस आज आपका काम क्या है? मैंने जितना बोला उसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो PDF फॉर्मेट, लेकिन आपको वो लिखना है। लेक्चर देखते देखते आपको वो लिखना है, रिवाइंड करना है, फिर से फिर लिखो, देखो, समझ लो, क्योंकि एक बार समझना है हमको, बार बार हमें ये नहीं करना कि अभी ये समझ में आया फिर से लेक्चर देखना है, ये फिर से। इसमें मेरे व्यू तो बढ़ेंगे, मेरा फायदा है, लेकिन आपका घाटा है, और आपका घाटा मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप 12th के बच्चे हो। बहुत इंपॉर्टेंट साल है आपके लिए। तो चलो गाइस, आज के ब्लॉग में, आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैसा लगा आज का और क्या क्या डाउट रहा कुछ, तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है डाउट, क्योंकि 12th में डाउट ऐसा हम कल पूछेंगे, हम हमारे ऑफलाइन वाले टीचर को पूछेंगे, हम कॉलेज के टीचर को पूछेंगे। ऐसा ना तो बैकलॉग क्रिएट होते जाता है, फिर इतना सा थोड़ा वो इतना बड़ा हो जाता है, फिर बोलते छोड़ दे, इतना टॉपिक छोड़ देंगे 12th का, यही थोड़ी ना आने वाला है। और हमारी किस्मत इतनी खतरनाक है कि वही टॉपिक आ जाता है, फिर तब पछताने से अच्छा है अभी पूछ लेना। और कमेंट में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने वाला हूँ, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलो गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल और गुड बाय।